मैं आपकी बातों का प्रतिकार नहीं करूँगा, किंतु परिवार की खुशी के लिए हम क्या-क्या गलतियाँ कर जाते हैं, हम उनको नहीं देख पाते और ईश्वर को दोष देते रहते हैं। किशोर ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने क्या गलती की? हमेशा से अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। नंदिनी ने रूठे गले से कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर भी मैं कहूँगा, एक बार आप पीछे मुड़कर देखिए। अनिल ने कहा, तुम ही बताओ ना, मैंने क्या गलती की है? नंदिनी ने पूछा। आप सुन पाएंगी? अनिल ने सवाल किया। मम्मी की बात हो गई है। जितने का वो है उससे ज़्यादा मिल रहा है। अगले महीने फाइनल हो जाएगा। एक सांस में अनिल ने अपनी पूरी बात कह दी, किंतु नंदिनी की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे समंदर के किनारे किसी बच्चे ने बड़े यत्न से रेत से घर बनाया हो, उसे गढ़ने में उसने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी हो, किंतु क्रूर लहरों ने एक पल भी नहीं लगाया उसे बहा कर ले जाने में। एक सप्ताह बीत गया था। चलने फिरने में असमर्थ नंदिनी के पांव में जाने कौन सी शक्ति आ गई थी। शायद अतीत की वह सारी यादें सहस्त्र किरणें बन उसके पाँव को ऊर्जित कर रही थी। तभी तो घर की दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे को इस कदर स्पर्श कर रही थी, मानो किसी रोते हुए बच्चे की आंसुओं को पोंछ रही थी। करीने से सजे घर के एक एक कोने को आंखों में बंद करने की कोशिश कर रही थी। घर का वह एक एक सामान जिसको खरीदने में साल महीने लग जाते थे, जिसे बड़े यत्नों से सहेज कर रखा था, देखकर लंबी सांसें ली थी। उसने टेरेस पर गई तो गमले में सूनी आंखों से उसे निहार रही थी। फूल तो सारे सूख चुके थे, पर करीने से रखे गमले ने उनकी खुशबू अभी भी बची हुई थी। रात हो चुकी थी। किशोर अपने कमरे में गहरी नींद सो चुका था, पर नंदिनी आंखें कहाँ बंद कर पा रही थी। उसकी नजरें तो दीवार पर ठहरी थी। 2 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कभी न आने के लिए। यह सोचते ही उसके हृदय में हुक सी उठी थी। चित्कार कर उठी। वह अतीत के पन्ने फड़फड़ाते हुए स्वयं ही पलटने लगे थे। नंदिनी, जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। जिस स्कूल की तुम बात कर रही हो वह इस शहर का सबसे महंगा स्कूल है। बहुत अधिक फीस है, मैं उतना कहाँ से दे पाऊंगा। मैंने अनिल के लिए जहाँ अप्लाई किया है वहाँ फीस कम है, और यदि हमारे बेटे में प्रतिभा होगी तो वह कहीं भी पढ़ेगा, अच्छा ही करेगा। किशोर ने समझाते हुए नंदिनी से कहा। परसों बड़ी दीदी का फोन आया था, पूछ रही थी एडमिशन के बारे में। मैंने तो कह दिया है कि मैं बड़े स्कूल में एडमिशन करवा रही हूँ। कुछ दिन कहीं ओवर टाइम करके मैनेज कर लो। अनिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं भी कहीं ज्वाइन कर लूँगी, तुम्हें उतनी परेशानी नहीं होगी। नंदिनी ने मानो अपना फरमान सुना दिया। किशोर नंदिनी की जिद के सामने विवश हो गया। एक तरफ जिद्दी वक्त जो एक पल भी रुकने को तैयार नहीं था, दूसरी तरफ नंदिनी की जिद। दोनों के जहोजैदन में फंसा किशोर हर पल अपने को सहज बनाते हुए कठोर तप कर रहा था। नंदिनी ने एक निजी संस्था ज्वाइन कर लिया था। अनिल के स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। किशोर पहले 5 बजे घर आता था, किंतु ओवर टाइम के कारण अब 10 बजे रात में घर आता। उठती गिरती लहरों की तरह जिंदगी चल रही थी। पिता के उच्च पद और प्रतिष्ठा के बीच पली बड़ी नंदिनी 5 बहनों सबसे छोटी थी, पर नियति पता नहीं उसे सीधे रास्ते क्यों नहीं भाते, उबड़ खाबड़ रास्ते ही उसे भाते हैं। पिता ने 4 बहनों का उच्च घरों में विवाह कर दिया। नंदिनी अभी स्कूल में ही थी। पिता ने दुनिया से विदा ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसकी उसी समय एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। पिता के नहीं होने के कारण असुरक्षा की भावना से घिरी नंदिनी की माँ ने आनन फानन में उसका विवाह करा दिया। उस समय किशोर भी पढ़ाई कर रहा था।
नियति मानो बहुत जल्द में थी। समय कम थे और उसे बहुत सारा काम करना था। एक्सीडेंट में किशोर के माता पिता की मृत्यु ने किशोर की कैरियर को लहूलुहान कर दिया। आगे की पढ़ाई वह नहीं कर पाया। नंदिनी भी अपनी अधूरी पढ़ाई विवाह के बाद पूरा करना चाहती थी, पर वह नहीं कर पाई। एक तरफ किशोर का किसी निजी संस्था में नौकरी करने के लिए एक छोटे शहर में आना और अपनी गृहस्थी को किसी तरह दिशा देना, दूसरी तरफ उनके जीवन में किशोर का आना उनके होठों पर हंसी की रेखा खींची थी या माथे पर सिकन। वे दोनों समझ नहीं पाए। जीवन मैराथन बन चुका था। नंदिनी मेरे जीवन का यह सपना था कि मैं डॉक्टर बनकर किसी छोटे शहर में ऐसा हॉस्पिटल खोलूं कि किसी बड़ी बीमारी के लिए लोग हमेशा बड़े शहरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, उन्हें वह सुविधा अपने छोटो शहर में ही मिले। आज कितनी खुशी की घड़ी है कि अनिल ने अपने दम पर मेडिकल का एग्जाम पास किया है। हमारा बेटा प्रतिशाली है, जहाँ रहेगा वहीं अच्छा करेगा। उसका रैंक इतना अच्छा है कि देश की किसी भी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा, किंतु उसे बाहर जाने की क्या जरूरत है? इसी शहर के मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ सकता है? किशोर ने गंभीरता से कहा था। पर नंदनी, वह तो अपने आसपास से बेखबर अपनी बहनों की होड़ में जिद के मचान पर बैठी हुई थी। ठीक है, हमारा बेटा प्रतिशाली ही है, किंतु उसकी प्रतिभा में तभी तो निखार हुआ जब मैंने उसे शहर के सबसे बड़े महंगे स्कूल में पढ़ाया, वरना उसकी प्रतिभा दब जाती। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसी उच्च स्थान में भेज दो, तभी वह अच्छे डॉक्टरों में शामिल हो पाएगा। मेरी बहनों के सारे बच्चे तो बाहर ही पढ़े हैं, तभी तो आज सभी उच्च पद पर कार्य करता है। किशोर नंदिनी की दलीलों के सामने एक बार फिर नतमस्तक हो गया। वह विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। अपनी बहनों के होड़ लगाना छोड़ दो नंदिनी, हम जैसे हैं ठीक हैं। यह कहते हुए किशोर कमरे से बाहर चला गया। वक्त उस पाखी की भांति इतना ऊंचा उड़ रहा था कि उसे धरती नजर ही नहीं आ रहा था। आसमान से ही उसे धरती लगने लगा था। मेरी बहनों के सारे बच्चे विदेश में सेटल हो चुके हैं। यदि विदेश में जॉब मिल रहा है तो इस शहर में अनिल को तुम जॉब करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? नंदिनी ने उत्तेजित होते हुए कहा। पर मेरा सपना तो यही था। अनिल का क्या सपना है, एक बार उससे तो पूछ लो। किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा भी वही सपना है जो पापा का है, अनिल ने दृढ़ता से कहा था। अनिल के मेडिकल की पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी। नंदिनी ने पिता और पुत्र की दृढ़ता को देखते हुए परिस्थिति को बड़ी चालाकी से अपनी ओर कर लिया। ठीक है बेटा, तुम पापा का सपना पूरा करना, पहले कुछ पैसे तो इकट्ठा कर लो, तभी तो यहाँ बड़ा हॉस्पिटल बना पाओगे। इसके लिए तुम्हें विदेश जाना ही पड़ेगा। तर्क में इतना दम था कि पाखी का उड़ान नहीं थमा। क्या हमारी बहू आएगी तो इसी किराए के मकान में रहेगी? नंदिनी ने बड़े ही उतावलेपन से कहा। अब क्या? किशोर भौचक्का रह गया। इतनी भी समझ नहीं है तुमको? नंदिनी ने सवाल किया, किंतु बिना किशोर का जवाब सुने उसने स्वयं ही जवाब दे दिया। मैंने बात कर लिया है। मेरे ही संस्था में मिसेज मल्होत्रा ने फ्लैट लिया है। उस अपार्टमेंट के सारे फ्लैट बिक चुके हैं, एक बचा हुआ है। मैं तो कल उधर चली गई थी देखने, बहुत बढ़िया है। अनिल जब विदेश से आएगा और यहाँ रहने लगेगा तब अपनी पसंद के फ्लैट खरीद लेंगे। तुम क्यों परेशान होती हो? वैसे भी उसकी पढ़ाई का लोन अभी भी मैं भर रहा हूँ। फ्लैट कहाँ से लेंगे? किशोर ने थोड़ा गुस्साते हुए कहा। मैं अपनी सैलरी पर लोन ले लूँगा और अनिल का वहाँ सेटलमेंट हो जाएगा तो वह कुछ पैसे भेजेगा ही, हम लोग मैनेज कर लेंगे। उस दिन नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था जब वह अपने नए फ्लैट में आई। फिर तो नंदिनी का अपनी बहनों की होड़ में घर की इंटीरियर डेकोरेशन का सिलसिला चल पड़ा।
घर के सारे फर्नीचर उसने बदल डाले। दीवारों पर कीमती पेंटिंग लग गई। घर के एक एक कोने पर नंदिनी ने अपनी ऊर्जा लगा दी। पूरे टेरेस पर सिरामिक के गमलों की बाढ़ आ गई। मौन किशोर हतप्रभ हो सब कुछ देखता सुनता रहता, कभी बोलने की कोशिश नहीं करता। तो नंदिनी की तर्कपूर्ण दलीलों के सामने चुप हो जाता। कुछ साल बीते। नियति फिर से अपनी हठखेलियों के लिए आतुर हो रही थी। उस दिन वक्त पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कठोर हो गया। किशोर का ऑफिस से आकर बेहोश हो जाना और पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाना, उसके बाद किसी बड़े अस्पताल में रेफर होना, बड़े शहर में ले जाते देर हो जाना और फिर हार्ट अटैक के बाद पैरालिटिक अटैक। मानो वक्त किताब बन गया था। लम्हे उसके पन्ने और नियति उसे जल्दी जल्दी पलट रही थी। अनिल आया था विदेश से, लेकिन फिर जल्दी ही लौट गया। उसे लौटना पड़ा। यह भी नंदिनी का ही किया धरा था। उसकी दूसरे नंबर वाली बहन ने अमेरिका में ही पली बड़ी लड़की से रिश्ते की बात की और नंदिनी झट से तैयार हो गई। किशोर और अनिल की उसने एक ही नहीं सुनी। विवाह के बाद बहू भारत आने के लिए तैयार नहीं हुई। जिस दिन खबर आया कि नंदिनी और किशोर दादा दादी बन गए, उसी दिन किशोर को हार्ट अटैक आया था। अनिल की पत्नी भी अस्पताल में ही थी, जिसके कारण अनिल नहीं आ पाया। बाद में आया भी तो जल्दी उसे लौटना पड़ा। एक तरफ किशोर बिस्तर पर पड़ा था, दूसरी तरफ नंदिनी घर और बाहर दोनों संभाल रही थी। सजा धजा घर मुंह फाड़ने दोनों को देखता रहता था, क्योंकि दोनों ही पीड़ा के आवरण में लिपटे घर की दीवारों को भूल गए थे। साल दर साल बीते चले गए। दोनों पर उम्र का शिकंजा कसता चला गया। चलने फिरने में असमर्थ नंदिनी ने बाहर जाना छोड़ दिया था। किशोर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वह स्वयं को नहीं संभाल पा रहा था, फिर किशोर को कैसे संभाल पाती। अनिल हमेशा उन्हें अपने साथ चलने को कहता, किंतु वह उस घर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। वक्त ने फिर चाल चली। एक तरफ किशोर ने दुनिया से विदा ले ली थी, दूसरी तरफ गिरने के कारण नंदिनी का चलना फिरना बिल्कुल ना के बराबर था। सालों से वक्त नंदिनी को सबक सिखाकर एंजॉय कर रहा था, किंतु आज घर के हर कोने की नम आंखें देखी तो स्तंभ पर रह गई। नंदिनी अतीत की लौटी। अनिल ने अंतिम निर्णय लिया था। उसने घर के महंगे सामानों को बेच दिया, बाकी को जरूरतमंदों को दे दिया। घर के लिए भी उसने बात फाइनल करके नंदिनी को बताया। जल्दी वह घड़ी आ गई। आज जाने का दिन था। नंदिनी के आंसू रुक नहीं रहे थे। बहुत देर अनिल उसे देखता रहा था। उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की, मानो किसी खास पल का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बीता। अनिल नंदिनी के करीब आया। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसने कहा, मम्मी, आपको जितना रोना है रो लीजिए, क्योंकि मेरे पास ये आंसू नहीं बहेंगे। नंदिनी और जोर से फपक कर रो पड़ी। भगवान को मेरी खुशी देखी नहीं गई। नंदिनी ने रोते हुए कहा, मैं आपकी बातों का प्रतिकार नहीं करूंगा, किंतु परिवार की खुशी के लिए हम क्या क्या गलतियां कर जाते हैं, हम उनको नहीं देख पाते और ईश्वर को दोष दे रहते हैं। अनिल ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने क्या गलती की? हमेशा से अपने परिवार को आगे बढ़ाने की ही कोशिश की। नंदिनी ने रूधे गले से कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फिर भी मैं कहूँगा एक बार आप पीछे मुड़कर देखिए। अनिल ने कहा, तुम ही बताओ ना, मैंने क्या गलती की? नंदिनी ने पूछा, आप सुन पाएंगी? अनिल ने सवाल किया। हाँ बोलो, नंदिनी ने धीरे से कहा। मम्मी, आपने हमेशा सामाजिक दायरे से सोचा, व्यक्ति और परिवार के दृष्टिकोण से नहीं सोचा। बड़ा महंगा स्कूल, बड़ा संस्थान, विदेश में नौकरी, विदेश की लड़की से विवाह, अपनी सामर्थ्य से अधिक का फ्लैट खरीदना, पापा को मेंटल प्रेशर का शिकार बना दिया।
उन्होंने आपकी भावनाओं को ध्यान में रखकर कभी आप पर जबरदस्ती नहीं की। नंदिनी ने आंसू भरी आंखों से अनिल को देखा। अनिल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पापा कभी कभी मुझसे शेयर करते थे, अमीरी में पली बढ़ी है नंदिनी, मैं उसे जीवन का कोई सुख नहीं दे पाया। अगर वह सुख की कामना करती है तो मैं उसे रोक नहीं पाता हूँ। सुनकर नंदिनी जड़ सी हो गई। अनिल ने फिर कहा, मम्मी आज मैं विदेश में डॉक्टर हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। इसका श्रेय मैं आपको ही दूंगा, किंतु मैं वहाँ भीड़ में खो सा गया हूँ। पापा का सपना था छोटे शहर में अस्पताल खोलना। यदि आप पापा की बात मानती तो मुझे बहुत बड़े स्कूल और संस्था की जरूरत नहीं थी। छोटी जगह पर भी मैं पढ़ाई कर लेता। मुझे विदेश जाने की भी जरूरत नहीं थी। मैं यहीं पर नौकरी कर इतना कमा लेता कि धीरे धीरे अपना अस्पताल खोल लेता। सिर्फ जुनून चाहिए। हम साथ में रहते, पापा पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता और शायद उनकी वह स्थिति होती ही नहीं। अनिल की आंखों में आंसू भर गया। उसका गला रूंध गया था। फिर भी उसने कहा, यदि यहाँ के अस्पताल में मैं वह सुविधा देता जो बड़े शहरों में होता है, तो जो पापा के साथ हुआ, बड़े अस्पताल में ले जाते देर हो गई थी, वह शायद किसी और के साथ नहीं होता। एक तरफ मानवता की रक्षा होती, दूसरी तरफ आपके बेटे का नाम भी होता। भीड़ में मैं अलग और ऊपर होता, सामाजिक प्रतिष्ठा भी हमें मिलती। नंदिनी का सिर झुक गया था। अनिल ने फिर कहा, अपनी जिद में आपने मेरा विवाह विदेश में पली बढ़ी लड़की से करा दिया। यहाँ आकर रहने के लिए वह तैयार नहीं थी और यदि मैं जिद करता तो शायद हम अलग हो जाते। आपको वह भी बर्दाश्त नहीं होता। आपकी महत्वाकांक्षाओं ने एक सुखी परिवार को नष्ट कर दिया। वहाँ विदेश में अपने आप को गुमशुदा पाता हूँ। आपका जीवन भी तो बेहतर संघर्षशील रहा। आपको कहाँ आराम मिला। अनिल थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मौन कमरा दोनों ने देख रहा था। अनिल ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस घर को सजाने में आपने दिन रात एक कर दिया। सालों लग गए, किंतु आज क्या हश्र हुआ। आपकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं। अब मैं यहाँ आकर नहीं रह सकता और आप भी कभी ना आने के लिए ही जा रही हैं। महत्वाकांक्षाई होना बुरी बात नहीं, किंतु वह सही दिशा में होनी चाहिए। चलिए उठिए, जाने का समय हो गया है। कहते हुए अनिल उठ पड़ा। दोनों ही रो पड़े। थरथराती आवाज में अनिल ने कहा था, काश मम्मी आपने पापा की कहा मान लिया होता, काश। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ज़रूर। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।